नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम संधि पढ़ेंगे और संधि किसे कहते हैं। संधि का एक शाब्दिक अर्थ है। संधि का मतलब समझौता, दोस्ती, मित्रता, मेलजोल, उसको संधि कहा जाता है। संज्ञा प्रकरण में हमने संधि के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त की कि संधि किसे कहते हैं। जैसे परे सन्निकर्ष है संहिता, संहिता मीन्स संधि। परे सन्निकर्ष संहिता वर्णों का अत्यंत नजदीकी संयोग संधि कहलाती है। जैसे हम जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो जैसे इति धन अपि, इत्यपि 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 इत्यपि। सूर्य धन उदय, सूर्योदय, 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 तो संधि हो जाती है। इसी प्रकार से जैसे ते अपि ते अपि ते अपि, ये पूर्व रूप संधि। इसी प्रकार से जैसे प्रेधन इजते, प्रेजते, 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 संधि हो रही है। तो संस्कृत में 3 प्रकार की विधियां हैं। पहली विधि है वर्ण विधि, वर्ण विधि। दूसरी विधि पद विधि और तीसरी है वाक्य विधि। वर्ण विधि सबसे छोटी विधि कौन सी? वर्ण विधि, जिसमें संधि आती है। संधि, संधियों के विषय में विचार विमर्श किया जाता है। संधियों को सीखते हैं वर्ण विधि के अंतर्गत। नंबर 2 आती है समास पद विधि। 2 शब्दों के बीच में समास होता है। वर्ण में समास नहीं होता, 2 शब्दों के मध्य समास होता है। वाक्य विधि कारक, कारक के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है, जिनसे वाक्य बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत में 3 प्रकार की विधियां होती हैं। अब संधि कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है। पहला नंबर है, हम माहेश्वर सूत्रों से देखें तो माहेश्वर सूत्र प्रारंभ होते हैं सबसे पहले स्वर से, तो इनको बोलते हैं हम अच संधि। अच संधि, अच संधि मीन्स स्वर संधि, स्वर संधि। तो नंबर 1 है स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि, जिसको हम हल संधि भी बोलते हैं, हल संधि भी बोलते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि भी बोलते हैं। स्वर संधि को अच संधि और विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि। इस प्रकार से 3 संधियां मुख्य होती हैं। इसके बाद भी संधि जैसे प्रकृति भाव है, इनके विषय में आगे हम विचार विमर्श करेंगे, बात करेंगे। तो स्वर संधि में सबसे पहले हम किस संधि का वर्णन करने वाले हैं, किस संधि के विषय में जानने वाले हैं, वह है विद्यार्थियों, उसका पहला सूत्र है एको यणचि। अब एको यणचि सूत्र को समझने से पहले हमें जानना है कि हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि मीन्स अच संधि। अच संधि पढ़ रहे हैं हम, अच संधि प्रकरणम, अच संधि पढ़ रहे हैं। अब प्रथम पद धन, द्वितीय पद, 2 पद हों
इधर भी स्वर होगा, यहां पर भी स्वर होगा और यहां पर भी स्वर होगा। जो विकार उत्पन्न होगा, विकार, विकार का मतलब परिवर्तन, बदलाव, किनके मेल से? स्वर के मेल से, स्वर के मेल से। वो परिवर्तन कहां होगा? हम यहां का स्वर लेंगे और यहां का स्वर लेंगे, तो वहां पर स्वर संधि होगी। अब हम ईको यणचि सूत्र के माध्यम से संधि जानते हैं। आइए सबसे पहला है ईको यणचि, ईको यणचि। सूत्र संख्या है 6177, 6177 ईको यणचि। अब इस सूत्र में 3 शब्द हैं। पहला इक है, यण और अचि, अचि। इक है, यहां इके में षष्ठी विभक्ति है, यण प्रथमा विभक्ति है और अचि में सप्तमी विभक्ति है। इस विषय में पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में कहा है और इस षष्ठ जो प्रथम पद है ये षष्ठ्यंत पद है, ये प्रथमांत है और ये सप्तम्यंत पद है। इस प्रकार हमें 3 पद प्राप्त हुए हैं, 3 पद प्राप्त हुए हैं। पहला है षष्ठी विभक्ति से युक्त शब्द, दूसरा प्रथमा विभक्ति और तीसरा जो शब्द प्राप्त हुआ है हमें सप्तमी विभक्ति से युक्त शब्द प्राप्त हुआ है। अब षष्ठी विभक्ति जहां पर भी आती है तो हम क्या करते हैं? षष्ठी स्थाने योगा, ये परिभाषा सूत्र है, परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र विधि सूत्र का उपकारक होता है। परिभाषा सूत्र किसको बोलते हैं? जहां अव्यवस्था होती है उसको व्यवस्थित करने के लिए परिभाषा सूत्र आता है। अब इक, इसका सामान्य अर्थ होगा षष्ठी विभक्ति, कारक होता है संबंध कारक। कौन सा कारक होता है षष्ठी विभक्ति में? संबंध कारक। तो एक बार इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको जान लें अच्छी तरह से। संबंध कारक होता है तो संबंध का चिन्ह होता है का, के, की। तो यहां पर लिखेंगे इक का यण अचि अच में, अच में, ये सामान्य अर्थ हुआ। इक का यण होता है अच में, ये सामान्य अर्थ यहां पर दे दिया है। लेकिन हम जानते हैं इसका, इस सूत्र के आधार पर सूत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए जानते हैं। ये 3 हमें शब्द प्राप्त हुए हैं और 3 शब्दों को हमें समझना है, 3 शब्दों को हमें समझना है। अभी अभी परिभाषा सूत्र लिखा गया आपके सामने, क्या कि षष्ठी स्थाने योगा, जो भी परिवर्तन होगा वो षष्ठी के स्थान पर होगा, षष्ठी के स्थान पर होगा। यहां पर षष्ठी कहां है? एक है, इसमें, इसके स्थान पर परिवर्तन होगा। कब होगा ये परिवर्तन? कब होगा? जब इक के स्थान पर क्या होगा? यण। कब होगा? अचि
अच के परे रहते, अच के परे रहते यण होगा, अच के परे रहते यण होगा। मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, उदाहरण है सुधी धन उपास्य, सुधी धन उपास्य, ये उदाहरण है। इसके माध्यम से हम इको यंची सूत्र समझेंगे। अब इस सूत्र की वृत्ति देखते हैं। देखिए वृत्ति है एक स्थाने यन स्यादचि संहितायाम विषय, एक है स्थाने यन स्यादचि संहितायाम विषय, ये वृत्ति है, ये वृत्ति है संहितायाम विषय। क्या है अर्थ? इक के स्थान पर यण स्यात्, यण हो, इक के स्थान पर यण हो, अचि अच में, कैसे? संहितायाम विषय संधि के विषय में ये लागू होगा। अब इस सूत्र का अर्थ देख रहे हैं। सूत्रार्थ आप लघु सिद्धांत कौमुदी खोल करके देख सकते हैं। इक के स्थान पर, इक स्थान है, इक के स्थान पर यण स्यात्, यण आदेश होता है। कब होता है? अचि, अच के परे रहते, अच के परे रहते संहिता के विषय में। अब इसका हिंदी में रूपांतरण लिखता हूं कि इक के स्थान पर, इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अच के परे रहते, अच के परे रहते। कब होता है? संधि के विषय में, संधि के विषय में या संहिता के विषय में। फिर दोबारा से देखेंगे कि इक के स्थान पर यण स्यात्, यण हो, अचि अच के परे रहते संहिता के विषय, संधि के विषय में। हिंदी रूपांतरण देखिए, इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अच के परे रहते संधि के विषय में। अब जानते हैं विद्यार्थियों कि इक, इक देख लीजिए, यहां से ई उ, दो वर्ण तो ये हुए, री और ली, ये चार वर्ण हुए इक में, ई उ री ली, चार वर्ण, ठीक है। अब इको यणचि, इस सूत्र को हमने वृत्ति देख ली, एक स्थान है यण स्यात्, इक के स्थान पर यण होता है। कब होता है? अचि, अच के परे रहते, अच के परे रहते यण होता है। अब इसका हिंदी में अर्थ देखिए, इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अच के परे रहते संधि के विषय। अब इस सूत्र को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, कैसे? एक अच यण, एक के बाद अच हो, एक के बाद अच हो तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है, इक के स्थान पर यण आदेश होता है। कब होता है? इक के बाद में अच हो तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है। अब यण में कितने वर्ण होते हैं देखते हैं। यण में य व र ल, य व र ल, चार वर्ण हो गए। यण में कितने वर्ण हो गए? चार वर्ण हो गए। अब हमने उदाहरण लिया क्या? सुधी उपास्य। तो देखिए, सुधी उपास्य,
सुधी उपास्य। अब हमें इक वर्ण लिखने हैं। इक वर्ण कौन कौन से हैं? इक जानेंगे हम ध्यान से, ई उ री अल री, ये इक वर्ण। अब यण, यण देख लेते हैं। ये व रे ल। हमारा सूत्र क्या कह रहा है? इक के स्थान पर यण होता है। कब होता है? जब इक के बाद में अच हो तो यण होता है। यहां पर इक सुधी उपास्य, सुधी उपास्य। यहां पर इक कौन कौन से हैं? यहां पर इक देखिए ऊ भी है और ई भी। इस इक के बाद इक, इक देखिए ई उ रील, ठीक है, इक के अंतर्गत ये आते हैं। तो प्रथम पद में देखिए ऊ भी आ रहा है और ई भी आ रहा है, ई भी है ऊ भी। इस इक के स्थान पर क्या होता है? यण होता है। तो हमें किसके स्थान पर करना है? यण किसके स्थान पर करना है? ये हमें कैसे पता चले, कैसे जाने? और यण कौन सा हो? य व र, ये यण हो गया। तो किसके स्थान पर हमें यण करना है? इस समस्या को सुलझाने के लिए परिभाषा सूत्र नेक्स्ट आता है हमारा, तस्मिन् इति निर्दिष्टे। तस्मिन् इति निर्दिष्टे कौन सा परिभाषा सूत्र आता है हमारा? तस्मिन् इति निर्दिष्टे। तो विद्यार्थियों एक बार मैं इसको रफ करता हूं और फिर ये समझ ही गए हम। इक के तुरंत बाद अच हो तो इक के स्थान पर यण होता है। यहां तक की बात हम समझ गए। अब इक में यहां पर ओ है, ई है। देखिए इक, ई उ रील, चार वर्ण, और इक के स्थान पर यण होता है। तो य व र ल, यण में भी चार वर्ण है। तो कौन से इक के स्थान पर कौन सा यण हो, ये हमारे सामने समस्या है। इस समस्या को सुलझाने के लिए परिभाषा सूत्र आता है। परिभाषा सूत्र है तस्मिन् इति निर्दिष्टे। इक के तुरंत बाद अच हो तो इक के स्थान पर यण हो जाता है। अब इक के इस प्रथम जो शब्द है इसमें उ और ई दो वर्ण प्राप्त हुए और इनके बाद में अच है। इनके बाद में अच क्या है? अच है। तो हम कौन से इक के स्थान पर यण करें, कौन सा यण करें? इस समस्या को सुलझाने के लिए परिभाषा सूत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य आता है। अब ये सूत्र क्या कहता है? अब इसको विद्यार्थियों में रख कर देता हूं। यहां तक की बात आप समझ गए हैं। क्या कह रहा है हमारा परिभाषा सूत्र? ये भी मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, इक और यण। इक, इक में ई उ री अल, और यण, यण में ये व र ल, चार वर्ण। अब नेक्स्ट सूत्र आता है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। इस सूत्र से क्या है? 1-1-66, 1-1-66 सूत्र। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इसमें लिखा हुआ तस्मिन्, ये सप्तम्यंत पद है। सप्तम्यंत पद है, किसकी ओर संकेत कर रहा है? अची, अची की ओर संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है कि सप्तमी के निर्देश से, सप्तमी के निर्देश से किया जाने वाला कार्य
सप्तमी निर्दिष्ट वर्ण से अव्यवहित पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है। सप्तमी निर्दिष्ट वर्ण से कार्य अव्यवहित पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है, पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है। कैसे? अब इसकी वृत्ति देखते हैं इस सूत्र की कि सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। पूर्वस्य बोध्यम, ये इस सूत्र की वृत्ति है, इस सूत्र की वृत्ति है। क्या अर्थ है? सप्तमी के निर्देश के द्वारा किया जाने वाला कार्य व्यवधान रहित वर्णों के पहले समझा जाए, व्यवधान रहित वर्णों के पहले समझा जाए। कैसे? कैसे जाने इस बात को कि यहां पर जो भी अच कहां है? यहां पर ऊ। अब ऊ के पहले कोई भी दूसरे वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। इस ऊ के पहले, इस अच से पहले इक ही होना चाहिए। इक के अलावा इन दोनों के बीच में दूसरा वर्ण नहीं होना चाहिए। तो इस अच के ठीक पहले जो इक है उसके स्थान पर परिवर्तन होगा। इस अच के ठीक पहले इक है, अच के ठीक पहले जो भी इक वर्ण होता है उसके स्थान पर परिवर्तन होगा, उसके स्थान पर कार्य होगा। ये कह रहा है तस्मिन् यदि निर्दिष्टे पूर्वस्य। ये सूत्र है, परिभाषा सूत्र, ये बात बताने के लिए आया है। क्या अच के ठीक पहले इक वर्ण होता है तो ही उस इक वर्ण के स्थान पर यण आदेश होगा। उस इक वर्ण के स्थान पर यण आदेश होगा। यदि अच, अब ध्यान से देखेंगे, यहां पर इक है और यहां पर अच है, इनके बीच में यदि दूसरा वर्ण आ जाता है तो ये संधि नहीं होगी। और यदि अच के ठीक पहले इक वर्ण है तो इस इक वर्ण के स्थान पर परिवर्तन होगा। ये हमने जाना। अब सुधी और यहां पर उपास्य। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां पर ई है, ई वर्ण है, और अच में देखिए क्या क्या आता है। अच में ए ई उ री री ए ओ आई आओ, ये आते हैं। अब एक बात का और हमें ध्यान रखना है, इस इक वर्ण, इस इक के बाद में जो यहां पर अच आए वह अच असमान होना चाहिए। असमान कैसे? यहां पर इक में जो वर्ण है वो वर्ण इधर नहीं होने चाहिए, इधर नहीं होने चाहिए। समझ गई बात? इक में ई ओ री ये वर्ण है, इन वर्ण में से कोई भी वर्ण इधर नहीं होना चाहिए। इनके अलावा हो सकते हैं कौन कौन से? ए हो सकता है, ओ हो सकता है, आई हो सकता है, औ हो सकता है।
कैसे? असमान वर्ण होना चाहिए, असमान वर्ण होना चाहिए। यहां पर ई है तो इधर ई नहीं होना चाहिए, ई के अलावा उ हो सकता है, ए हो सकता है, कोई भी वर्ण हो सकता है। असमान वर्ण होना चाहिए, असमान वर्ण होना चाहिए। ये कैसे जाने हमें, ये कैसे जाने? तो विद्यार्थियों सामान्य सी बात है, यदि यहां पर ई है इधर भी ई होगा तो फिर इधर भी एक हो गया और इधर भी एक हो गया तो संधि नहीं हो पाएगी। तो क्या बताया इसका नियम? ये परिभाषा सूत्र क्या लेके आया है कि अच से ठीक पहले इक हो तो इस इक के स्थान पर परिवर्तन होगा। क्या होगा? यण हो जाएगा, यण हो जाएगा। ये बात बताने के लिए ये आया। और इक के बाद में असमान स्वर होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर असमान स्वर है, देख लीजिए, ई है और इधर ऊ है, असमान स्वर है। ठीक, अब यहां पर जो ऊ है ये भी तो इक है, लेकिन यहां पर व्यवधान किसका है? इस इक के बाद में क्या होना चाहिए? अच होना चाहिए, लेकिन यहां पर अच कहां है? ध आ गया बीच में दूसरे वर्ण का व्यवधान हो गया, ध का व्यवधान हो गया, व्यंजन का व्यवधान हो गया, इसलिए यहां पर परिवर्तन नहीं होगा। तो इस सूत्र से स्पष्ट हुआ, क्या हुआ कि इस इक के स्थान पर क्या होगा? यण, यण में य व र यण आदेश होगा। यहां तक हम पहुंच गए। किसके स्थान पर? इसके स्थान पर यण आदेश होगा। क्यों? क्योंकि अच से पहले इक ही होना चाहिए, इसके बीच में दूसरे वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो इस इक के स्थान पर यण आदेश होगा। ये सूत्र ये बात बता रहा है। अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों। अब हमारे सामने दूसरी एक समस्या क्या है कि इक के स्थान पर यण होता है, लेकिन अब कौन सा यण करें? यहां पर ई अपना स्थान छोड़ेगा, इसके स्थान पर परिवर्तन होगा। यहां पर एक सीट खाली होगी तो एक सीट पर एक ही तो जाएगा। यहां पर तो 4 वर्ण हैं, 4 कैसे जाएंगे? तो इस समस्या को सुलझाने के लिए नेक्स्ट परिभाषा सूत्र और आता है। वह नेक्स्ट परिभाषा सूत्र क्या है? स्थाने अंतरतमः, स्थाने अंतरतमः। इस परिभाषा सूत्र की संख्या है 1150, 1150। तो देखिए विद्यार्थियों, ये परिभाषा सूत्र स्थाने अंतरतमः, अंतरतमः, स्थाने अंतरतमः, इसकी संख्या है 1150। अब ये परिभाषा सूत्र क्या बता रहा है? इसकी वृत्ति देखिए, प्रसंगे सति सदृशतम आदेश शात, प्रसंगे सति सदृशतम आदेश शात, प्रसंगे सति सदृशतम आदेश शात, ये घेरा है। इस प्रसंग में सदृशतम का मतलब समान, आदेश शात आदेश हो, इस प्रसंग में समान आदेश हो। तो समानता 4 प्रकार से देखी जाती है, समानता 4 प्रकार से देखी जाती है। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? उच्चारण के आधार पर, मात्रा के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर और अर्थ की दृष्टि से।
समानता देखी जाती। तो पहला कौन सा? उच्चारण के आधार पर समानता देखी जाती, उच्चारण के आधार पर। नंबर 2 है मात्रा के आधार पर समानता देखी जाती। नंबर 3 अर्थ के आधार पर। और नंबर 4 है विद्यार्थियों प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर समानता देखी जाती है। अब यहां पर हमारे पास में उदाहरण क्या है? सुधी उपास्य। यहां पर इस एक के स्थान पर कौन सा वर्ण हम रखें, कौन सा वर्ण आएगा, इस समस्या को सुलझाने के लिए स्थानीय अंतरतम है, ये परिभाषा सूत्र है। इसके माध्यम से हमें पता चला कि इस प्रसंग में, ऐसा प्रसंग होने पर समान आदेश हो। अब यहां पर समान आदेश कैसे? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर कैसे? जो जैसे ई है, इसका उच्चारण क्या है? और ये का उच्चारण क्या है? ओष्ठ। ये का उच्चारण क्या है? तालु। वे का दंतोष्ठ, रे का मूर्धा और इस ले का दंत। ये उच्चारण। ये का उच्चारण स्थान कौन सा? तालु। वे का दंतोष्ठ, रे का मूर्धा और ले का दंत। अब देखिए विद्यार्थियों, इस ए का उच्चारण स्थान क्या है? इस ई का उच्चारण स्थान भी तालु है। तो समान आदेश हो गया, क्योंकि यहां पर एक का उच्चारण स्थान तालु और यहां पर ये का भी उच्चारण स्थान तालु, इसलिए यहां पर केवल परिवर्तन होगा तो ये 3 कट गए, क्योंकि वे का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है, रे का उच्चारण स्थान मूर्धा है और ले का उच्चारण स्थान दंता है। तो इस एक के स्थान पर ये आदेश होगा। एक के स्थान पर कौन सा आदेश होगा? ये आदेश होगा। तो ये संधि कौन सी बनी? क्या इस संधि का रूप बना विद्यार्थियों? इस संधि का रूप बना सु है और ये धन उपास्य। यहां तक हम पहुंच गए। यहां तक हम पहुंच गए। इस एक के स्थान पर ये आदेश हो गया। यहां तक हम पहुंच गए। अब विद्यार्थियों आगे देखते हैं। तो ये संधि बन गई। इस संधि का रूप क्या बना? सु ध ये में उ उपास्य। ये संधि बनी सुधु उपास्य। सुधु उपास्य। अब विकल्प से इसमें और भी परिवर्तन हो सकता है। अब सूत्र देखते हैं इससे आगे विद्यार्थियों, इससे आगे देखते हैं अनचि। क्या सूत्र है? अनचि। अनचि नंबर है इसका 8447। अनचि इसकी वृत्ति देखेंगे। अचह परस्य यरो द्वे वास्तो नत्वचि। अचह परस्य यरो द्वे वा स्तो नत्वचि। क्या कह रहा है कि अच के ठीक बाद यर हो तो द्वित हो जाता है, लेकिन यर के बाद में न तो अची, अच न हो, न तो अची। कैसे?
यहां पर अच है, ठीक है। इस अच के तुरंत बाद क्या हो, यर हो, यर। लेकिन यहां पर अच न हो, अच न हो। अच न हो का मतलब स्वर न हो, स्वर न, स्वर न। इसके माध्यम से समझेंगे। देखिए हमारा उदाहरण था सुध ये उपास्य, ये हमारा उदाहरण था। सूत्र क्या कह रहा है, अनची, अन अच, अच नहीं हो। तो वृद्धि क्या करिए कि अच है, अच के परस से, अच के बाद यर है, यर द्वित्व होता है। कब होता है, न तु अची। इसकी संधि विच्छेद करके देख लो विद्यार्थियों, न तु अची, न तो न हो, अच, अच न हो, तब ही यहां पर यर द्वित्व होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहां पर अच कहां है, यहां पर अच ये है विद्यार्थियों, उ, ठीक है। अब उ के बाद में क्या है, यर, धर। यर में कितने वर्ण हैं, देख लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक यर में वर्ण होते हैं। ये यहां से लेकर के यहां तक ये यर वर्ण। तो यहां पर देख लीजिए विद्यार्थियों, यहां पर क्या है, ध भी है, नियत है ध, ये यर वर्ण हो। तो इस अच के तुरंत बाद यर होता है। तो देखिए ये अच है उ, इसके तुरंत बाद क्या है, यर है ध। फिर क्या शर्त है इसकी कि इस यर के बाद में अच न हो। तो देख लीजिए इस यर के बाद में अच नहीं है, अच नहीं है, अच का मतलब स्वर नहीं हो। तो इस यर के बाद में अच नहीं है। तो क्या करेंगे, तो जो यर है, यर कौन सा है यहां पर, ध, ये द्वित्व हो जाता है। ये क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका रूप, सु ध ध य और उपास्य। इस सूत्र से ये हुआ, कौन से सूत्र से, अनचीट। इस सूत्र से क्या हुआ, सुधय उपास्य, सुधय उपास्य, ये हुआ। दोबारा वो देखिए, अच के ठीक बाद यर हो तो द्वित्व हो जाता है। कब हो जाता है, न तु अची, इसके बाद में अच न हो, इसके बाद में अच न हो। तो देखिए यहां पर अच हो, अच का मतलब स्वर, स्वर के ठीक बाद में यर हो, यर का मतलब व्यंजन। कौन सा व्यंजन, इस यर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला व्यंजन। और इसके बाद में स्वर हो, स्वर न हो, देखिए न हो, तो ही इस यर का द्वित्व होगा। तो यहां देखिए, यहां पर उ है, अच है, अच के ठीक बाद क्या है, यर, यर वर्ण। देखिए यहां ये से लेकर के रे तक, देखिए कोई भी वर्ण आ जाए, ध आ गया, देख लीजिए ध, ये यर वर्ण हो गया। अब इस यर वर्ण के ठीक बाद स्वर नहीं हो, तो देख लीजिए स्वर नहीं है, तो क्या कह रहा है, यरो द्वे। तो यर जो होता है वो द्वित्व हो जाता है। तो विद्यार्थियों इस ध को यहां पर द्वित कर दिया गया, सुधदय उपास्य है, ये द्वित्व हो गया। अब आगे देखिए, ये द्वित्व हो गया। अब इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हमारे को क्या प्राप्त हुआ, सु ध ध ये और उपास्य, ये हमें प्राप्त हुआ। अब हलो अनंतरा संयोग है, ये सूत्र आएगा, या इससे पहले और आएगा। अब देखिए आगे, दूसरा सूत्र है झलाम
जस झसी, झलाम जस झसी। कैसे? झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। अब इस सूत्र को देखेंगे हम ध्यान से। झलाम कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। जस प्रथमा और झसी सप्तमी। ठीक इको यणची की तरह ये है। इसको योग करके नहीं लिखा है, जैसे 6 + 1 7 ऐसे नहीं लिखा है। ये है झलाम षष्ठी, षष्ट्यंत पद है, प्रथमांत पद है और सप्तम्यंत पद है, सप्तम्यंत पद है। ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों आगे। अब यहां पर ये कह रहा है कि झलों के स्थान पर जस होता है। कब होता है? झल के स्थान पर जस कब होता है? झसी परे रहते, झसी के परे रहते। अब कैसे? देखिए यहां पर लिख दिया झल, ठीक है। यहां पर क्या लिखा? झल। और इधर विद्यार्थियों झसी सप्तमी। तो इस झल के ठीक बाद जस हो, स्पष्ट लिख दो जस, जस हो तो यहां पर क्या होगा? जस आदेश होगा, जस आदेश होगा। अब झल कितने हैं? देखिए झ यहां से झ भ घ ढ ढ ज ब ग ड ढ ख फ छ ठ ठ फ च ट त क प से और है ल। ये झल है। तो इन झल के स्थान पर क्या होगा? जस होगा। कब होगा? इस झल के ठीक बाद में जस हो और इस जस से पहले झल हो। तो इस झल के स्थान पर जस होगा। जस का मतलब वर्ग का तीसरा अक्षर। जस मीन्स वर्ग का तीसरा अक्षर। ज ब ग ड ध, ज ब ग ड, ये जस हुआ। और झस, झस देखिए झ भ घ ढ ध ज ब ग ड ध। तो वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर जस हो। ठीक है। तो झल के बाद में वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर हो। तो इस झल के स्थान पर जस आदेश होगा, जस आदेश होगा। अब हमें देखना है क्या हमारा उदाहरण क्या है। अब इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूं, ये समझ रहे हैं हम। उदाहरण देखिए हमारा यहां पर झल वर्ण है। झल वर्ण कौन कौन से हैं? सु ध ध य, फिर उपास्य, फिर उपास्य। तो झल के बाद क्या हो? जस हो। तो यहां पर झल वर्ण कौन से हैं? ध ध, दोनों झल वर्ण हैं। लेकिन इस ध के बाद में जस नहीं है, जस नहीं है, क्योंकि जस में तो तीसरा और चौथा अक्षर आता है, वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आता है। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि झल वर्ण ये हुआ, झल ये। तो और जस में भी ध आता है। देखिए जस में लिख रखा है वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर। झल वर्ण में भी ये ध आ रहा है। तो झल, झल यहां पर क्या हुआ? ध। और ध के बाद में ठीक क्या आ रहा है? जस आ रहा है। कौन सा? वर्ग का चौथा अक्षर ध, जस। तो क्या कहता है कि जो झल है कौन सा? ये झल, ये झल, इसके स्थान पर क्या परिवर्तन होगा? जस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस। एक बार फिर देखिए, ये झल वर्ण है,
इस झल के ठीक बाद जस है घ, तो इस झल के स्थान पर जस आदेश होगा, वर्ग का तीसरा अक्षर होगा। अब ये 5 अक्षर हैं, 5 वर्ण हैं, इनमें से कौन सा आएगा यहां पर? तो समान वर्ग का वर्ण है। यहां पर ध कौन से वर्ग का है? कौन से वर्ग का है? तय वर्ग का है। दंते है, तो दंते यहां पर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? द, तो इस ध के स्थान पर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। तो हमारी संधि क्या बनी? ये सु द ध ये और उपास्य, उपास्य, यहां तक संधि हमारी बनी। जो झलान जस जसी, इस सूत्र से हम यहां पहुंचे, क्योंकि झलों के स्थान पर जस हो जाता है। कब हो जाता है? जब झल के ठीक बाद जसी हो, अर्थात जसी से पूर्व वर्ण में परिवर्तन, एक को छोड़ करके पूर्व वर्ण में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब आगे यहां पर द ध य, एक से अधिक वर्ण आते हैं, व्यंजन वर्ण आते हैं, तो हलो अनंतरा संयोग है, तो इनमें संयोग हो जाता है। क्या हो जाता है? संयोग हो जाता है। तो कैसे होगा संयोग? आइए जानते हैं। तो इसके लिए सूत्र होगा संयोगांतस्य लोप है, संयोगांतस्य लोप है, ये सूत्र होगा संयोगांतस्य लोप है। संयोग के अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है, ये सूत्र बता रहा है कि अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। तो यहां पर संयोग 1 2 3 ये संयोग है, तो इनका लोप हो जाएगा। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए नेक्स्ट परिभाषा सूत्र आता है। क्या आता है? अलो अंतस्य, अलो अंतस्य, ये परिभाषा सूत्र आता है। क्या कह रहा है ये? अलो अंत्यस्य, अलो अंत्यस्य, क्या कह रहा है सूत्र? इस परिभाषा सूत्र के द्वारा ये पता चला कि षष्ठी के द्वारा कोई भी आदेश हो रहा हो तो वह आदेश अंतिम वर्ण के स्थान पर हो, वही सबका लोप नहीं हो। अंतस्य, अंतिम वर्ण के स्थान पर वह आदेश हो। षष्ठी के द्वारा कोई भी आदेश प्राप्त हो रहा हो तो वह आदेश अंतिम वर्ण के स्थान पर हो, कहने का मतलब इसके स्थान पर हो वह आदेश। कौन सा आदेश? संयोगांतस्य लोपे वाला। अब इस समस्या को भी सुलझाने के लिए हमारे कात्यायन जी आते हैं। वो क्या कहते हैं कि यण प्रतिषेधो वाच्य, यण प्रतिषेधो वाच्य, यण प्रतिषेधो वाच्य। ये क्या कह रहा है कि अलो अंतस्य सूत्र से, अलो अंतस्य इस सूत्र से इस ये का लोप हो रहा है, अंतिम वर्ण का लोप हो रहा है, तो उसका प्रतिषेध हो जाता है यण प्रतिषेधो, इस यण का प्रतिषेध हो, अर्थात वो लोप न हो। ये सूत्र ये कह रहा है, उसका लोप न हो। ये सूत्र क्या कह रहा है कि संयोगांतस्य लोप है। जो हल वर्ण है एक से अधिक, तो उन हल वर्ण का हलो अनंतरा संयोग है, उस सूत्र से इनका सबका लोप हो। अब यहां पर यह कह रहा है अलो अंतस्य कि अंतिम जो वर्ण है उसका लोप हो, ये वर्ण का लोप हो, ये अलो अंतस्य सूत्र ये कह रहा है। अब आगे कात्यायन जी कहते हैं कि यण प्रतिषेधो वाच्य, यण प्रतिषेधो वाच्य, जो यण यहां पर लोप हो रहा है वह लोप न हो।
वह लोप न हो, ये सूत्र ये कह रहा है। तो हमारा इसका रूप क्या बना? तो रूप बना विद्यार्थियों सु, ये आदात है, फिर इसमें भी आदात है, और फिर ये आधा ये, और उ पास, ये रूप बना, ये है रूप बना। विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।